नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। और इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आपके बीसल देव रासो को और विजयपाल रासो को। और उससे पहले की क्लास में हमने शुरुआत की थी आपके खुमान रासो से। और जस्ट उससे जो पहले की क्लास थी उसमें हमने आपके जो है रासो साहित्य की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, और रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साथियों पृथ्वीराज रासो के बारे में। और साथियों, पृथ्वीराज रासो को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इनके बारे में विशेषता बताने चाहती हूँ। कुछ इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि आपके सामने में क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। जो आपका पृथ्वीराज रासो है साथियों, ये आपके पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी विद्वान थे चंद्रबरदाई। इनके द्वारा लिखा गया था। कौन? आपके पृथ्वीराज रासो। ठीक है, जैसा कि आपकी पिछली कक्षा में मैंने रासो शब्द के अर्थ के बारे में मैंने बताया था कि चारण कवियों ने रासो साहित्य में आपके आश्रयदाता राजाओं की जीवनी, उनकी सूरवीरता और उनकी प्रेम गाथाओं का चित्रण इसके अंतर्गत किया था। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि साथियों ठीक ऐसा ही जो है आपके किसने, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय की वीर गाथा, उनके प्रेम का चित्रण पृथ्वीराज रासो में किया, जिसे पूरा किसने किया था साथियों? जलहन ने। और जलहन जो कि आपके किसके, चंद्रबरदाई के पुत्र थे। कौन? आपके जलहन। ठीक है, इन्होंने जो है साथियों आपके इसके जो है इसको आगे पूरा किया था। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसके कहानी के कुछ अंश जो है साथियों आपको अगर मैं बात करूँ तो इसकी कहानी के कुछ अंश जो है आपके पृथ्वीराज रासो में उल्लेखित हैं। जिसकी अगर हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज तृतीय। कौन? पृथ्वीराज तृतीय एवं उनकी रानी थी कौन? संयोगिता। इसके बारे में हालांकि इसकी कहानी के बारे में आपको बहुत सारे पहले आपने कहीं पढ़ा होगा। हम ज़्यादा सार से उनकी लव स्टोरी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम अपना मेन फैक्ट है जो कि आपके हिंदी साहित्य इतिहास से थोड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें जो है थोड़ा इसको डीप से देखना पड़ेगा, है ना। तो आपके पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज तृतीय एवं उनकी रानी कौन थी? संयोगिता, जो कि आपके कन्नौज के महाराज जयचंद की पुत्री थी। इन दोनों के प्रेम का चित्रण आपके किसके अंतर्गत हुआ साथियों? पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि आपके पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया जाता है कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान इन दोनों को गिरफ्तार करके काबुल ले जाया जाता है। किसके द्वारा? आपके मोहम्मद गोरी के द्वारा। ठीक है, और वहां इन दोनों की आंखें फोड़ दी जाती हैं। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी का अंत कर देते हैं। ठीक है, और आगे हम बात करते हैं कि इसके बाद जो है साथियों आपके चंद्रबरदाई व पृथ्वीराज तृतीय एक दूसरे के खंजर मारकर मर जाते हैं। दोनों ने जो साथियों एक दूसरे को खंजर मारकर वहां पे अपने दोनों ने जो है अपनी मृत्यु को गले लगा लिया था। और इस कहानी को पूरा लिखने वाले कौन है साथियों? आपके चंद्रबरदाई के पुत्र कौन है? जलहन। उन्होंने इस कहानी को पूरा किया था। और इसके संबंध में साथियों राजस्थान में एक कहावत है जो कि एक दोहा है, कहावत के रूप में एक दोहा है कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। साथियों ये आपके चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज को कहा था कि मत चूके चौहान, बिल्कुल आप कितने 4 मास 24 गज उन्होंने एक स्थिति बताई थी कि इस प्रकार से जो है 4 मास और 24 गज इतना ऊपर जो है साथियों आपके पृथ्वीराज आपके मोहम्मद गोरी है, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। तो उन्होंने कहा था कि मत चूके चौहान, बिल्कुल आप जो है निशाना लगा दो। इस प्रकार से आपके पृथ्वीराज रासो में थोड़ी सी कुछ डिटेल मिलती है जो कि मैंने आपके सामने शेयर की है। हालांकि मुझे इसके संबंध में जो साथियों आपके बाकी की जो स्टोरी है आपके पृथ्वीराज की और संयोगिता की प्रेम कहानी जो है आपके कभी बीके सर है, वो इतिहास के बहुत ही अच्छे, आपको पता कि क्या बताऊँ उनको, उनको ये लव स्टोरी बहुत अच्छे से आती है, मुझे नहीं आती। मेरे को बस हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी कि पृथ्वीराज रासो में आखिरकार होता क्या है, कि कौन किसके पुत्र थे, इसमें किस प्रकार से इसमें लिखा गया था। ठीक है, अब हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं साथियों पृथ्वीराज रासो के बारे में। और इसके रचनाकार कौन है? हमने बात की थी आपके चंद्रबरदाई इसके क्या है साथियों? रचनाकार हैं। ठीक है, चंद्रबरदाई कौन है? इसके रचनाकार हैं। पेन ले लेते हैं ताकि, चलो ठीक है ना, बिल्कुल मस्त है, प्रश्न आ सकता है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं इसके रचना काल, इसका समय क्या है साथियों? तो 1193 ईस्वी या फिर आपके 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल। ठीक है, ये क्या है? इसका समय माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि चंद्रबरदाई साथियों, अब हम कुछ थोड़ी सी बात जो आपके चंद्रबरदाई के बारे में बात करते हैं कि चंद्रबरदाई है, इनका जन्म कब हुआ था? 1168 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। और शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके अनुसार जो है साथियों ये इनका समय क्या माना जाता है? आपके 1168 ईस्वी। और कहाँ इनका जन्म? लाहौर में हुआ था। ये साथियों आपके चंद्रबरदाई जो है आपके भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। किसमें? भाट जाति के जगाता नामक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये कुछ विशेषता थोड़ा जो आपको फैक्ट ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं
कि जो साथ ही आपके पृथ्वीराज रासो है इसका प्रमुख काव्य रूप क्या है, तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है। हिंदी के प्रथम महाकवि आपके कौन माने जाते हैं, चंद्रबरदाई। और प्रथम महाकाव्य कौन सा, साथियों पृथ्वीराज रासो। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा मैं साइड में जाती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, है ना। चलो अब ठीक है ना, अब आपके थोड़ा मैं जो है साइड में जाती हूँ कि साथियों इसका प्रमुख काव्य रूप कौन सा है, आपके प्रबंधात्मक महाकाव्य है। और ये आपकी हिंदी के प्रथम कवि महाकवि कौन है साथियों, चंद्रबरदाई है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो आपके पृथ्वीराज रासो है, ठीक है। ये भी आपके दोनों जो आपके मोस्ट फैक्ट हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें नायक कौन है साथियों आपके पृथ्वीराज रासो में, तो आपके नायक पृथ्वीराज चौहान है। और नायिका कौन आपके संयोगिता है, हालांकि मैंने पहले कहानी के रूप में आपको बता दिया था। आपके जो पृथ्वीराज चौहान है साथियों धीरोदास श्रेणी के नायक थे। और आपकी संयोगिता जो है कौन सी, मुग्धा श्रेणी की नायिका थी, ठीक है। कुल सर्ग की अगर हम बात करते हैं इसमें कुल सर्ग कितने हैं साथियों, 69 है। और इसमें 61 जो है साथियों आपके 61 जो सर्ग है वो तो आपके किसने लिखे थे, चंद्रबरदाई ने लिखे थे। और 8 जो है साथियों आपके इनके पुत्र हैं जलहन, इन्होंने लिखे थे 8 सर्ग, ठीक है। और कुल कितने हैं इसमें 69 सर्ग इसमें कुल हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसमें सर्गों को क्या कहा गया था साथियों, समय कहा गया था। ये भी बिल्कुल मोस्ट है और आपके ये भी बिल्कुल मोस्ट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इसका प्रमुख प्रधान रस कौन सा साथियों। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके वीर एवं श्रृंगार जो रस है आपके बिल्कुल इसमें प्रधान रस है, बिल्कुल मोस्ट है। और इसमें शैली कौन सी है साथियों, तो इसमें शैली आपकी पिंगल शैली है, कौन सी, पिंगल शैली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रसों के रूपांतरण कितने हैं साथियों। इसमें आपके 4 रूपांतरण है, बिल्कुल मोस्ट है। यहाँ से पहले प्रश्न आ चुका है तो फिर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पृथ्वीराज रसों के कितने रूपांतरण है, 4 रूपांतरण है। कौन कौन से, व्रत रूपांतरण है एक, तो एक है साथियों मध्यम रूपांतरण, तीसरा है आपके लघु रूपांतरण, और एक चौथा कौन सा है, लघुत्तम रूपांतरण। ये इनके 4 रूपांतरण हैं। इनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके व्रत रूपांतरण की, जो कि आपका पहला रूपांतरण है, ठीक है। इसमें साथियों छंद की संख्या कितनी है, 16,306 इसमें छंद है। सर्ग की बात करते हैं, सर्ग कितने हैं, तो 69 इसमें सर्ग है, कितने 69 इसमें सर्ग है। और सर्गों को क्या कहा गया था साथियों, इसमें जो आपके इसमें सर्गों को समय या फिर आपके इसके सर्गों को क्या कहा था, इनको अध्याय को समय कहा गया था, ठीक है। इसकी हस्तलिखित प्रति जो है आपके उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। क्या पे आपके व्रत रूपांतरण की जो हस्तलिखित प्रति है साथियों वो आपके उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका प्रकाशन जो है आपके कहाँ से हुआ था, नागरी प्रचारणी सभा काशी से इसका प्रकाशन हुआ था, किसका, व्रत रूपांतरण का प्रकाशन, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं आप दूसरे नंबर पर मध्यम रूपांतरण के बारे में। मध्यम रूपांतरण में साथियों कितने छंद है, आपके 7,000 छंद है। और आपके जो है आपके व्रत रूपांतरण में कितने छंद थे, आपके 16,306, ठीक है। ये आपके किसमें थे, व्रत रूपांतरण में। मध्यम रूपांतरण में आपके कितने छंद है, 7,000 छंद है। इसमें अध्याय को क्या कहा गया था साथियों, प्रस्ताव कहा गया था। और आपके व्रत रूपांतरण है इसमें आपके अध्यायों को समय कहा गया था। और आपके मध्यम रूपांतरण में अध्याय को क्या कहा गया था, प्रस्ताव कहा गया था। इसकी हस्तलिखित प्रतियां जो है साथियों कहाँ पे, बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालयों में सुरक्षित है। कहाँ कहाँ पे, बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लघु रूपांतरण, तीसरा आपका जो है इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। और छंद कितने हैं साथियों, 3500 इसमें छंद है, ठीक है। सर्ग कितने हैं इसमें, 19 है। और छंद कितने हैं, 3500 छंद, 3,500, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसकी हस्तलिखित प्रति जो है साथियों कहाँ पे है, बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। चौथा आता है साथियों आपका लघुत्तम रूपांतरण। और लघुत्तम रूपांतरण की अगर हम बात करते हैं इसमें छंद कितने हैं, 1300 है। और इसमें अध्याय को क्या क्या कहा गया था, खंड कहा गया था। अब आपके व्रत रूपांतरण में समय कहा गया था। और उसके बाद अगर आगे हम बात करते हैं आपके तो मध्यम रूपांतरण में प्रस्ताव कहा गया था। और आपके जो है लघुत्तम रूपांतरण में क्या कहा गया था, सर्गों को खंड कहा गया था, ठीक है। सर्ग या फिर आपके अध्याय को क्या कहा गया था, खंड कहा गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो है साथियों से मूल पृथ्वीराज रासो माना था, किसको, आपके लघुत्तम रूपांतरण जो है साथियों इसके अनुसार आपके जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है इन्होंने मूल पृथ्वीराज रासो माना है, ठीक है। लघुत्तम रूपांतरण को जो है मूल पृथ्वीराज रासो माना था। इसका संपादन किसने किया था, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसका संपादन किया था, किसका, पृथ्वीराज रासो का, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो के काव्य सौंदर्य के प्रति मुग्ध होकर मुग्ध होकर यानी प्रसन्न होकर, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के काव्य के प्रति मुग्ध होकर प्रसन्न होकर जो कि प्रसन्न होकर कर्नल जेम्स टॉड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो साथ अब यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि आपके जो है पृथ्वीराज रासो का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, तो आपके कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। यहाँ से भी आपका प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट है, आप यहाँ से मोस्ट लगा लेना। तथा इसे द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इसी बीच जो है साथियों आपके डॉक्टर बुलर थे,
डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नाटक मिला था। किसको? जो है आपके डॉक्टर बुलर को कश्मीर के जयानक कवि द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय नाटक मिला था। और अगर हम पृथ्वीराज विजय नाटक की बात करते हैं साथियों, तो इसमें आपके इसका समय क्या है? 12वीं शताब्दी है और ये संस्कृत भाषा में रचित है और इसकी प्रति जो है साथियों पूना के दक्षिण कॉलेज के लाइब्रेरी में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा जो पृथ्वीराज विजय नाटक है इसके बारे में ध्यान रखना है। हालांकि इसके बारे में हम थोड़ा आगे और डीप से बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा और डीपली से हम पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जिसमें सहयोगिता का हरण का चित्रण नहीं था, अतः उन्होंने 1875 ईस्वी में इसे अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ घोषित करते हुए इसका प्रकाशन रुकवा दिया था। ठीक है, ये भी आपको जो है साथियों ध्यान रखना है कि इसको जो है जाली ग्रंथ घोषित किया था। आगे हम बात करते हैं डॉक्टर बुलर द्वारा इसे अप्रामाणिक घोषित करने के बाद किसने किया था? अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ घोषित किसने किया था? आपके डॉक्टर बुलर ने किया था। और इसको जाली ग्रंथ घोषित करने के बाद जो है साथियों या फिर अप्रामाणिक घोषित करने के बाद पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वान निम्न 3 भागों में बट गए थे। सबने अपने अलग अलग मत देने लग गए थे कि सब इस प्रकार से जो है आपके पृथ्वीराज रासो को बांटने लग गए थे, जिसमें आपके 3 प्रकार से कैसे कैसे, एक तो प्रामाणिक है, एक अप्रामाणिक और एक आपके कौन सा है? अर्ध प्रामाणिक। और यहाँ से भी आपका पहले प्रश्न आ चुका है, तो साथियों आपके इनके कवियों को ध्यान रखना कि प्रामाणिक में आपके कौन कौन से कवि है, फिर आपके लेखक है, अप्रामाणिक में आपके कौन कौन से कवि या लेखक, आपके अर्ध प्रमाणिक में कौन कौन से कवि आते हैं, किसके अनुसार? डॉक्टर बुलर के अनुसार। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब मोस्टली प्रश्न आपका यहाँ से बनता है, प्रश्न बनता है साथियों कि प्रमाणिक मानने वाले कवि कौन कौन है, अप्रामाणिक मानने वाले कवि कौन है और आपके अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवि कौन है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके प्रामाणिक मानने वाले कवि कौन कौन है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, श्याम सुंदर दास आपके पृथ्वीराज रासो को जो है साथियों प्रामाणिक मानते हैं। कर्नल जेम्स टोडवी जो है आपके प्रामाणिक मानते हैं। मिश्र बंधु जी जो है आपके प्रामाणिक मानते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन हो गए, डॉक्टर दशरथ शर्मा हो गए, आपके हरिओद हो गए और डॉक्टर नगेंद्र हो गए। साथियों ये सब जो कवि है लगभग आपके जो है 8 कवि हैं, ये आपके पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, और इनको आपको जो ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है, तो बिल्कुल मेरे जो शॉर्ट नोट्स आपको देखने पड़ेंगे, उसमें मैं आपको बिल्कुल एक एक की शॉर्ट नोट्स की ट्रिक आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आपके अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान के बारे में कि किस किसने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कवि है साथियों आपके कौन? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दूसरे कवि आपके मुरारी दान एवं कविराज श्यामल दास। तीसरे आपके देवी प्रसाद मुंशी। और चौथे कौन से हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और पांचवे कौन साथियों? डॉक्टर बुलर हो गई। और छठे कौन से? आपके मोतीलाल मेनारिया। डॉक्टर बुलर ने भी जो है साथियों आपके पृथ्वीराज रासो को क्या माना था? अप्रामाणिक माना था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया था शॉर्ट रूप में कि डॉक्टर बुलर ने जो है साथियों पृथ्वीराज रासो को क्या माना था? तो अप्रामाणिक माना था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कवि कौन कौन से हैं साथियों। तो आपके अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं आपके एक तो अगरचंद नाटा हो गए, मुनि जिन विजय हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, सुनीति कुमार चटर्जी हो गए और आपके डॉक्टर दशरथ ओझा। ये सब सारे जो है साथियों आपके अर्ध प्रमाणिक मानते हैं किसको? पृथ्वीराज रासो को। ठीक, और यहाँ से डेफिनेटली आपका एक प्रश्न आता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं आपके पृथ्वीराज विजय जो कि आपका नाटक था साथियों जयानक कवि द्वारा रचित था। इसकी अगर हम बात करते हैं, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वीराज विजय नाटक जो है साथियों इसके जो इसके नाटककार कौन है साथियों? तो वह आपके जयानक कवि। इसका समय क्या था? 12वीं शताब्दी था। भाषा कौन सी थी साथियों? इसकी संस्कृत भाषा थी। लिपि कौन सी थी? शारदा लिपि थी। मोस्ट है यहाँ से। इसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण वर्णन इसके अंतर्गत हुआ था। और डॉक्टर बुलर जो है साथियों इतिहास की दृष्टि में सबसे प्रामाणिक इस ग्रंथ को ही मानते हैं। किसको? पृथ्वीराज विजय को ही जो है साथियों डॉक्टर बुलर इतिहास की दृष्टि से सबसे प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा आलोचकों की दृष्टि में क्या है। ठीक है, किस किसने पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या क्या मानी है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके दशरथ शर्मा और मनीराम, कहीं गंगा मिलता है और कहीं रंगा मिलता है देखने में आपको बुक में। तो साथियों दशरथ शर्मा और मनीराम गंगा जो है आपके पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या मानते हैं? अभ्रंश या पुरानी राजस्थानी मानते हैं। वही मुनिजिन विजय, कांति सागर, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये आपके जो है साथियों पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या मानते हैं? आपके अभ्रंश भाषा मानते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि टेसिटोरी जो है साथियों आपके पश्चिमी हिंदी इसकी भाषा मानते हैं। राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया, दशरथ शर्मा, गासा दत्तासी सॉरी आपके राम कुमार वर्मा, मोतीलाल मेनारिया और दशरथ शर्मा, ये तीनों जो है साथियों आपके डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा आपके मानते हैं। किसकी? पृथ्वीराज रासो की भाषा मानते हैं, डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा। ठीक है, गासा दत्तासी जो है साथियों आपके कौन से मानते हैं? कन्नौजी भाषा मानते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं उदय नारायण तिवारी, जॉर्ज गिरेसन, नामवर सिंह,
श्याम सुंदर दास और आपके धीरेन्द्र वर्मा और विपिन बिहारी त्रिवेदी। ठीक है, ये सारे जो है साथियों आपके पिंगल शैली और ब्रज भाषा मानने वाले विद्वान हैं। ठीक है, कौन कौन से आपके उदय नारायण तिवारी, ग्रेसन हो गए, नामवर सिंह हो गए, श्याम सुंदर दास हो गए, धीरेन्द्र वर्मा हो गई और विपिन बिहारी त्रिवेदी हो गई। ये सारे जो है साथियों आपके पृथ्वीराज रासो की कौन सी भाषा मानते हैं? पिंगल शैली व ब्रज भाषा मानते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ कि यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्गों के बारे में। यहाँ से भी आपका जो है डेफिनेटली एक प्रश्न अच्छे से आता है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक पढ़ने से पहले साथियों, इसके आगे पढ़ने से पहले एक बार जो है 2 मिनट में अपन जो है जल्दी से छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको जो है फटाफट से वापस रिवीजन हो जाए, है ना। हमने बात की थी आपके पृथ्वीराज रासो के बारे में और बहुत डीप पढ़ाऊंगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना पड़े, है ना। इससे बाहर कुछ पढ़ना पड़े आपको ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बात की थी पृथ्वीराज रासो के बारे में और इसके रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई है। रचनाकाल इसका क्या है साथियों? 1193 ईस्वी या फिर आपके 12वीं शताब्दी। ठीक है, आगे हमने बात की चंद्रबरदाई का जन्म 1168 में लाहौर में और शुक्ल के अनुसार जो है साथियों बाढ़ जाति के जगाता नामक गोत्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, काव्य रूप कौन सा था? प्रबंधात्मक महाकाव्य। हिंदी के प्रथम महाकवि आपके चंद्रबरदाई और महाकाव्य कौन सा था? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, नायक इसमें पृथ्वीराज चौहान और नायिका कौन है? संयोगिता थी। ठीक है, इसमें कुल सर्ग कितने थे? 69 थे। वेरी मोस्ट है। सर्गों को क्या क्या कहा गया था? आपके समय कहा गया था। प्रधान रस क्या है? वीर एवं श्रृंगार है। और शैली कौन सी है साथियों? पिंगल शैली है। इसके रूपांतरण कितने हैं साथियों? 4 है। व्रत रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और आपके लघुत्तम रूपांतरण, ये इसके प्रमुख 4 रूपांतरण है। ठीक है, जिसमें अगर हमने सबसे पहले बात की थी आपके व्रत रूपांतरण में, इसमें छंद कितने हैं? 16,306 हैं। सर्गों को क्या कहा गया था? समय कहा गया था। और क्या कहा गया था आपके सर्गों को समय कहा गया था। ठीक है, इसकी हस्तलिखित प्रति आपके उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? नागरिक प्रचारण सभा काशी से इसका प्रकाशन हुआ था। आगे हम बात करते हैं मध्यम रूपांतरण। इसमें कितने छंद थे? 7,000 छंद थे। इसमें अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया था। इसकी हस्तलिखित प्रति जो है साथियों बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित है। आगे हमने बात की थी आपके लघुत्तम रूपांतरण। इसमें सर्ग कितने हैं? 19 है। छंद कितने हैं? 3500 हैं। और अगर हम बात करते हैं हस्तलिखित प्रति, इसकी जो है बीकानेर संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लघुत्तम रूपांतरण की। हमने बात की थी, तो इसमें छंद कितने हैं? 1300 है। इसके अध्यायों को क्या कहा गया था? खंड कहा गया था। दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना था किसको? आपके जो है पृथ्वीराज रासो को लघुत्तम रूपांतरण में। ठीक है, इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया था। इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था साथियों? तो आपके कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ठीक है, आगे हमने हालांकि यहाँ तक आगे हमने बात कर ली पृथ्वीराज विजय नाटक आपका किसने लिखा था? जयानक कवि द्वारा लिखा गया था। और इसको अप्रामाणिक या जाली ग्रंथ मानने वाले कौन थे साथियों? आपके डॉक्टर बुलर थे। ठीक है, किसने जो है साथियों पृथ्वीराज रासो को क्या क्या माना था? तो सबसे पहले प्रामाणिक ग्रंथ, अप्रामाणिक ग्रंथ और आपके अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ। ठीक है, हमने सबसे पहले प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले लेखकों को देखा था। उसमें कौन कौन से कवि है? आपके श्याम सुंदर दास हो गए, कर्नल जेम्स टॉड हो गए, मिश्र बंधु हो गए, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हो गए, जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर दशरथ शर्मा और आपके हरिवुद और डॉक्टर नगेंद्र, ये जो है प्रमुख कवि आपके इसको प्रामाणिक मानते हैं। उसके बाद आगे हमने बात की थी अप्रामाणिक मानने वाले। गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गए, मुरारीदान एवं कविराज श्यामल दास हो गई, देवी प्रसाद मुंशी, आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर बुलर खुद भी जो है इसको अप्रामाणिक मानते हैं और मोतीलाल मेनारिया भी जो है साथियों इसको अप्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक किसने माना था? अगरचंद नाटा ने माना था, मुनिजन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सुनीति कुमार चटर्जी और आपके डॉक्टर दशरथ ओझा, इन्होंने जो है साथियों इसको अर्ध प्रमाणिक माना था। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग कौन कौन से साथियों। यहाँ से भी आपका जो है साथियों प्रश्न बनने की बिल्कुल पूरी पूरी संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कुल सर्ग कितने साथियों? 69 इनके कुल सर्ग है। कुल कितने हैं इसके? 69 इनके कुल सर्ग है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सर्ग है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। कुल जो आपके 69 है उनके बारे में चर्चा यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण है और आप इनको भी याद कर लो कि तो भी आपका प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों इनके सबसे पहले सर्ग को क्या कहा गया था आपके यहाँ पे? तो वो कहा गया था आदि पर्व समय। पहले सर्ग को क्या कहा गया था? आदि पर्व समय। इसमें मंगलाचरण एवं पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय इसमें दिया हुआ। किसमें? आपके पहले सर्ग में। दूसरे सर्ग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका दासम समय है। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन इसके अंतर्गत दिया हुआ है। किसमें? दूसरे सर्ग में। उसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण सर्ग है, 14वां सर्ग है इच्छिनी ब्याह कथा। आपके किसमें है साथियों? 14वें सर्ग में है। 18वें सर्ग में क्या है? आपके दिल्ली दान प्रस्ताव है। ठीक है, और 20वें सर्ग में क्या है? वेरी मोस्ट पहले पूछा गया था, इसमें पद्मावती समय है और ये आपके सबसे छोटा सर्ग है। कौन सा? पद्मावती समय। और 20वां सर्ग जो है साथियों आपका सबसे छोटा सर्ग है और ये पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था। पहला मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, पहले पूछा गया था, 20वां पूछा गया था पहले। उसके बाद आगे हम बात करते हैं
25वें सर्ग के बारे में। शशिव्रता वर्णन है कि आपके कौन से 25वें सर्ग में। 27वें सर्ग की अगर हम बात करें इसमें रेवा तट का समय है, बिल्कुल मोस्ट पहले पूछा गया था। और 50वें सर्ग की अगर हम बात करें तो 50वें सर्ग में आपके सहयोगिता संयोगिता नियम प्रस्ताव, ठीक है, किसमें 50वें सर्ग में। आगे हम बात करते हैं 57वें सर्ग में। इसमें कई मास वध समय है, किसमें 57वें, बिल्कुल मोस्ट पहले पूछा गया था। और आपके 61वां सर्ग जो है साथियों, इसमें क्या है, कन वज समय कन्वर्ज समय आपके किसमें है 61वें सर्ग में, बिल्कुल ये भी मोस्ट पहले पूछा गया था। और सबसे बड़ा सर्ग कौन सा आपके 61वां है, और सबसे छोटा कौन सा साथियों पद्मावत, ठीक है, ये आपको दोनों पता होना चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा आपके 61वां कन्वर्ज समय, और सबसे छोटा कौन सा आपके पद्मावत समय, ठीक है। और कौन सा सर्ग उसके अंदर आपके, तो 20वां सर्ग है, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग कहा जाता है किसको साथियों, आपके 61वें सर्ग को जो है साथियों पृथ्वीराज रासो का केंद्रीय भाग कहा जाता है। 65वें सर्ग की अगर हम बात करते हैं इसमें विवाह समूह है। 67वें में आपकी अगर हम बात करें तो इसमें बान वेद्य समूह है। और 69वें में जो है साथ आपके महोबा का समय है, ये भी आपके मोस्ट, ठीक है। आपके जो मैंने मोस्ट लगाया ये आपके पहले पूछे गए हैं, तो फिर से आपको जो है कम से कम ये तो याद होने चाहिए। और जितने मैंने लिखवाए हैं साथियों ये तो आपको मोस्ट, ये तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले हमने बात की थी आपके पहले सर्ग में, इसमें आदि पर्व समय है। दूसरा कौन सा, दसम समय। 14वां आपका इच्छिनी विवाह कथा है। 18वें में आपके दिल्ली दान प्रस्ताव है। 20वें में आपके पद्मावती समय है। 25वें में आपके जो है शशिव्रता वर्णन है। 27वें में आपके रेवा तट समय है। और 50वें में कौन सा है, सहयोगिता नियम प्रस्ताव है, ठीक है। आगे हमने बात की थी आपके 57वां समय, इसमें कैमास वध समय है। 61वें में आपके कन्वज समय है। 65वें में आपके विवाह समय है। 67वें में आपके कौन सा है, बानवेद्य समय है। और आपके 69वें में कौन सा साथ महोबा समय है, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी। और सबसे बड़ा सर कौन सा आपका 61वां और कन्वज समय, और सबसे छोटा कौन सा है पद्मावत, जो कि आपका 20वां सर्ग है। ये भी आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम इसके बाद इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ठीक है। इसमें 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, ठीक है, किसमें आपके जो है पृथ्वीराज रासो साथियों, इसमें आपके 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ था। जिसमें कुछ महत्वपूर्ण छंद कौन कौन से साथी, ये आप मोस्ट आपके, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण छंदों का प्रयोग कौन कौन से हुआ था, कवित हो गया, भुजंगी हो गया, चौपाई हो गया, दोहा हो गया, त्राटक हो गया, और आपके गाहा और आर्य, ये प्रमुख छंद साथी जिनका जो इनके रासों में प्रयोग हुआ था, ठीक है। पृथ्वीराज रासों में छप्पे छंद को कवित कहा गया था, ये भी बिल्कुल मोस्ट फैक्ट है। पृथ्वीराज रासों में दी गई घटनाओं एवं इतिहास में वर्णित घटनाओं में 80 से 90 वर्षों का अंतर मिलता है। कितने वर्षों का, आपके 80 से लगभग 90 वर्षों का अंतर इसमें देखने को मिलता है। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की थी। किसकी, आनंद संवत की कल्पना की थी, किसने, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने, ठीक है। दिख रहा हमारे पीछे का, चलो कोई ना। इसके निराकरण के लिए मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने आनंद संवत की कल्पना की थी, ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को नरोत्तम स्वामी ने मुक्तक काव्य माना था। और नगेंद्र जो है साथी डॉक्टर नगेंद्र, इन्होंने जो है इसको विशाल घटना कोश कहा था। किसने, आपके जो है पृथ्वीराज रासो, इसको साथी नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा था, मुक्तक काव्य कहा था। और आपके नगेंद्र जो है साथी इन्होंने क्या माना था, आपके विशाल घटना कोश कहा था, ठीक है। ये दोनों फैक्ट भी आपके लिए मोस्ट है, इसको दोनों को भी आपको याद होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना जाता है। किसने कहा था साथियों, डॉक्टर आपके सॉरी बाबू गुलाब राय जो है, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य माना था। किसने, बाबू गुलाब राय ने। विशाल वीर काव्य जो है साथी आपके किसने माना था, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी ने माना था। पृथ्वीराज रासो को आपके स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य किसने माना था, बाबू गुलाब राय ने। और विशाल वीर काव्य किसने माना था, श्याम सुंदर दास और आपके उदय नारायण तिवारी ने विशाल वीर काव्य माना था, ठीक है। दिख रहा है, चलो ठीक है। स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य बाबू गुलाब राय ने, और विशाल वीर काव्य आपके श्याम सुंदर दास और आपके उदय नारायण तिवारी ने माना था, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों कि चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज का एक ही दिन जन्म और एक ही दिन निधन हुआ था। ये भी आपके जो है साथियों आपको पता कि उन्होंने क्या किया था कि मैंने जैसे कि आपको शुरुआत में कहानी में बताया था शुरुआती दौर में कि साथियों दोनों ने एक दूसरे से अपनी आंखें फोड़ ली थी, और दोनों का निधन वही एक साथ ही हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रमुख कथन के बारे में साथियों कि पृथ्वीराज रासो के संबंध में आलोचकों के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन के बारे में, ठीक है। लगभग जो है साथियों ये क्लास आपकी 3 घंटे की क्लास है, जिसको मैंने 1 घंटे में 1 घंटा तो नहीं हुआ होगा हालांकि, कितने
मात्र आपके जो है 30-40 मिनट में मैंने इस क्लास को कवर करवा दिया। ठीक है, कितने घंटे क्लास को? 3 घंटे क्लास को। आप कभी जो है किसी कोचिंग में पढ़ना, आपको इस क्लास को जो है साथियों 2 घंटे में 3 घंटे में कवर कराएंगे, इतना डीपली पढ़ाएंगे तो, है ना। आलोचकों के प्रमुख मत क्या है साथियों? सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन ये क्या कहते हैं इसके संबंध में कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या कहा था इन्होंने कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। और ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, बिल्कुल मोस्ट है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं शुक्ल जी का ही कथन है साथियों। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। क्या कहा था इन्होंने कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक है? यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली ग्रंथ है। किसने कहा था साथियों? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कथन है, ये भी बिल्कुल आपके मोस्ट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं श्याम सुंदर दास के अनुसार, ये भी मोस्ट है कि पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ठीक है, और ये किसका कथन था साथियों? आपके श्याम सुंदर दास का कथन था। आगे एक कथन साथियों हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बच्चन सिंह का, उससे पहले आपके सामने बच्चन सिंह का एक कथन है साथियों। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा था? आपके बच्चन सिंह ने कहा था कि पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। और ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का कथन है। अगला है साथियों पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, बिल्कुल ये भी मोस्ट है, इसको भी मोस्ट लगा लेना। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट है ये भी, ये पहले पूछा गया था एग्जाम में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। ये किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, क्या कहा था इन्होंने कि पृथ्वीराज रासो की रचना सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। और ये कथन किसका साथियों? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन और है साथियों, बिल्कुल ये भी देख लेते हैं हम कि युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो स्वरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है, जो आपके परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से छोटी बिन वह कुछ आगे बढ़ी हुई थी। ठीक है, और ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ठीक है, एक वेरी मोस्ट कथन साथियों मुनिजिन विजय का कथन है, मुनिजिन विजय का। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। किसने कहा था? वास्तव में अपभ्रंश भाषा मानने वाले कौन है साथियों? मुनिजिन विजय। और ये कथन किसका है? आपके मुनिजिन विजय का कथन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी क्या कहते हैं? शुक्ल जी कहते हैं साथियों कि मेरे पीछे का दिख रहा है, चलो ठीक है ना, कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये कथन किसका है साथियों? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। मिश्र बंधुओं का एक बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट कथन है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको तो, कि ये कहते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। किसने कहा था? मिश्र बंधुओं ने कहा था कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि कौन है साथियों? चंद्रवरदाई को ही कहा जाता है। और महाकाव्य कौन सा साथियों? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये दोनों भी आपको पता होना चाहिए, ये कथन भी आपके लिए वेरी मोस्ट है। सर पानी नहीं क्या है क्या? चलो मैं पानी पी लेती हूँ, तब तक आप 2 मिनट फटाफट से आप भी रिवीजन करने की कोशिश करो।
चलो ठीक है ना, चले आगे। आगे हम बात करते हैं साथियों एक कथन है बच्चन सिंह का, और ये कहते हैं कि इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। और ये कथन किसका है? बच्चन सिंह का कथन है कि इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है। एक कथन और साथियों बच्चन सिंह का ही है, ये कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा समय कौन सा है? कन्वज युद्ध है। ये भी बिल्कुल वेरी मोस्ट है कि इनका किसका, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? कन्वज युद्ध है। इसे ग्रंथ का मूल कथानक भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ग्रंथ का क्या कहा जाता है? मूल कथानक भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कथन भी जो है साथियों किसका है? बच्चन सिंह का कथन है। एक कथन है आपके सामने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद एवं नामवर सिंह का। दोनों का कथन है साथियों, दोनों ने क्या कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आपके नामवर सिंह जी दोनों क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पृथ्वीराज राउस यानी पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी प्रयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर आया है। ठीक है, और किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आपके नामवर सिंह ने यह कथन कहा था। क्या कहा था? कि पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर आया है। और यह कथन किसका था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और नामवर सिंह का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक कथन है साथियों चंद्रवरदाई एवं सुमन राज्य का कथन है। यह कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था। किसने किया था? पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन श्री ग्राउस ने किया था सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने राष्ट्रों की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली ब्रज भाषा माना है। और ये कथन किसका है? आपके चंद्रवरदाई एवं सुमन राज्य का कथन है। इन्होंने कहा था कि पृथ्वीराज रासो की भाषा का प्रथम अध्ययन किसने किया था? श्री ग्राउस ने किया था। श्री ग्राउस का नाम आए तो समझ जाना सुमन राज्य फिर आपके चंद्रवरदाई। ठीक है, इनका कथन है सन 1973 ईस्वी के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जनरल में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने राष्ट्रों की भाषा को 12वीं शताब्दी के साहित्य में प्रयुक्त होने वाली भाषा माना है। और ये कथन किसका? साथियों चंद्रवर्धन एवं सुमन राज्य का कथन है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक कथन आपके डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी का। ठीक है, इनका कथन है साथियों कि इस काव्य में अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का परिणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों को राजा कहा राजा कहे जाते हैं। ठीक, ये किसने कहा था? विपिन बिहारी त्रिवेदी ने कहा था कि इस काव्य के अधिकांश छंद प्राकृत और अपभ्रंश युग के हैं। इसके मूल रूप का प्रणयन 12वीं शताब्दी में ही हुआ होगा, जबकि इन छंदों का बोलबाला था। चंद ऐसे ही छंदों को राजा कहे जाते हैं। ठीक है, चंद यानी आपके चंद्रवरदाई, ऐसे ही छंदों को क्या कहते हैं? राजा कहते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? डॉक्टर विपिन बिहारी त्रिवेदी ने कहा था। एक कथन है साथियों मोस्ट है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन का है। यदि यह ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, यदि यह ग्रंथ प्रामाणिक है तो यह भारत के इस भाग विशेष का तत्कालीन इतिहास है। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हो कि साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और पृथ्वीराज रासो को साथियों लगभग अपने बहुत डीपली पढ़ लिया था। आशा करूंगी कि आपका यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाए और बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है किस प्रकार से इसकी जो कहानी थी वो भी मैंने बिल्कुल बताई है। बाकी की जो है साथियों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आपके परमाल रासों को, और परमाल रासों को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपके साथियों उनको भी डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक मेरी उम्मीद है साथियों कि इससे आपका प्रश्न जो है बाहर नहीं जाएगा। अच्छी तरीके से रट लेना आपके इनको, ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। ठीक है, और एक बार फिर से कहना चाहूंगी साथियों, अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल आपको लिंक वहाँ मिल जाएगी, और हमारी वेबसाइट है साथियों प्रबोध-classes.in के नाम से। आप इस पे भी जाके आप यूजीसी नेट का और ग्रेड सेकंड फर्स्ट का सिलेबस पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक आपके सामने कुछ बात रखना चाहती हूँ मैं कि मेरी एक बुक साथियों जो कि प्रबोध क्लासेज की ओर से लॉन्च की जा रही है, मेरे द्वारा लॉन्च की जा रही है। अगर आपको चाहिए जो ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहा है उनके लिए साथियों, कि अगर कोई स्टूडेंट है ऐसा कि उनको 5 साल पुराने प्रश्न चाहिए लेकिन व्याख्या के साथ चाहिए, क्योंकि आज दिन तक मार्केट में ऐसी कोई
पुस्तक नहीं आई है जो व्याख्या के साथ हो। ठीक है, तो ये पुस्तक मैंने पर्सनली फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए लॉन्च किया है, तो साथ अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकता है। उसको जो स्टूडेंट कमेंट करेगा उसको लिंक भेज जो है उसको लिंक भेज दी जाएगी। किस प्रकार से अगर उनको कोई जो है व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, किस प्रकार से आप हमारे से कॉन्टेक्ट करके ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नाम मात्र की फीस रहेगी, फीस का इसमें कोई जो है ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा आपके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद साथियों, शुभ दिन।